ले- लगभग लोग गायब थे, लग रहा है चुनाव में बार काउंसिल वाले में चले गए। नहीं भाई। हाँ। सेंटर आप लोगों ने देख लिया होगा, शायद आ गया है। सबको घुमाया है, कुछ लोगों को आगरा भेजा होगा, कुछ लोगों का इलाहाबाद भेजा होगा। गोरखपुर है सेंटर? आप लोगों का तो गोरखपुर हो। हाँ? नहीं, जो पूर्वांचल वाले होंगे, कुशीनगर, देवरिया और आजमगढ़ तक, उनका सबका गोरखपुर दिया होगा। हाँ। इलाहाबाद तो ये है कि सबसे बढ़िया सेंटर इलाहाबाद रहता है, इसलिए कि आपको क्या रहता है, टेंशन फ्री रहते हैं। घर से अपना वही खाना पीना, खाए चाहे ना खाए, नहाए धोए चल दिया, पेपर देके। लेकिन भाई अब मान चले भले आप गोरखपुर के हैं, लेकिन जाएंगे तो यहाँ से गोरखपुर ही ना, या कुशीनगर से, फिर वहाँ पे सुबह आपको निकलना रहेगा। हाँ। नहीं, कॉलेज तो यहाँ पर भी खोजना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी आपका रहे, अब पता चला कि झूंसी दे दिया है, नैनी दे दिया है, या फिर अतरसुइया में जब सेंटर देता है, तो आपको ऐसे सेंटर रहते हैं जिसमें केवल पैदल ही घुस सकते हैं, बाइक भी नहीं घुसे। अब तो हम लोग तो यहाँ पे हमेशा प्री और मेंस सब दिए हैं। पहले हम लोग भी दौड़ते थे, कभी बनारस, कभी लखनऊ, कभी कहीं पे। बाद में फिर एक आया कि सेंटर यहीं पे रहेगा, लेकिन बाद में फिर इधर उधर खूब घुमाया। चलिए, सेंटर कहीं पे रहे, परीक्षा आप ही को देना है। चले हम लोग आते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर। नहीं तो पकड़ लीजिए, मिल जाएंगे बहुत। ऐसा नहीं है, बस आप कह दीजिए कि आगरा जाना है हमको। ठीक। तो देखिए, पूरी एक टीम तैयार हो जाएगी कि भाई क्या क्या खिलाओगे। एक। हाँ। तो आपको पूरा एकदम मतलब अपना जेब खोले रखिए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी आने जाने में। बस जेब खोले रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो खाली बैठे रहेंगे, कहेंगे संडे वैसे भी खाली बैठे रहेंगे, कोई पेपर नहीं है, चलो कम से कम उसी बहाने तुम पेपर दो, हम ताजमहल देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में कुछ देश विदेश के बारे में बातें कर रहे थे, और इसमें हमने बातें किया था जियो इंडिया। और जियो इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आकाश अंबानी। और एक तरह से फोर्ब्स पत्रिका ने आकाश अंबानी को जगह दिया है। फोर्ब्स पत्रिका ने आकाश अंबानी को जगह दिया है कहाँ पर? फोर्ब्स पत्रिका में 100 जो दुनिया के युवा उद्यमी हैं, उन युवा युवा उद्यमियों में किसका स्थान है? आकाश अंबानी का भी स्थान है। आगे हम लोग बातें करते हैं, ये भी नोट कर लेंगे। जून 2022 में, जून 2022 में सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए, जून 2022 में सार्वजनिक सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए मो बस, मो बस की शुरुआत, मो बस, मोबाइल बस, मो बस की शुरुआत उड़ीसा राज्य में किया गया। शुरुआत उड़ीसा राज्य में किया गया, तथा मो बस को, मो बस को
इम्पोर्टेंट करेंगे इसे। मो बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे नोट कर लें। अब यहाँ पे देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर, लता का नाम आपने सुना होगा, लता मंगेशकर, और एक तरह से स्वर सम्राज्ञी, सुर सम्राज्ञी, जिनका निधन हो गया। और एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अनेक गाना गाए, और जब देश की आज़ादी के समय उन्होंने ये मेरे वतन के लोगों, एक तरह से जब गीत गाया तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों से भी आंसू गिरने लगा। तो एक तरह से उनमें आवाज़ में जादू थी। उनके नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। और इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भी नोट कर लें। 24 अप्रैल 2022 को, 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। को दिया गया। को दिया गया। आगे नोट कर लें। आगे नोट कर लें। यूनाइटेड किंगडम के, यूनाइटेड किंगडम यूके, यूके किसे कहा जाता है? जो ब्रिटेन है, वो ब्रिटेन में जब आयरलैंड जुड़ जाता है तो फिर उसे क्या कहा जाता है? उसे यूके कहा जाता है। वहाँ पर भी कई खंड है। जैसे आप देखेंगे यूके को तो कई द्वीपों का वो समूह है, उसमें कई छोटे छोटे देश हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या होता है? वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तीनों मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। और उसी में जब आपका उत्तरी आयरलैंड आके जुड़ जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। इसका एक अवार्ड घोषित किया गया और इस अवार्ड को किसे दिया गया है? किशोर कुमार दास, जो बांग्लादेश के हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये नोट कर लें। यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से, कॉमनवेल्थ है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से, लाइट, कॉमनवेल्थ है लाइट, LIGHT, लाइट अवार्ड से बांग्लादेश के किशोर कुमार दास को, किशोर कुमार दास को सम्मानित किया गया है। किशोर कुमार दास को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो अवार्ड है वो किसने जीता है?
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पुरस्कार 2022। और इस अवार्ड को जीता है सिन्नी सेठी। किसके द्वारा जीता गया है? सिन्नी सेठी, इंडिया की हैं सिन्नी सेठी। अरे सुनील सेठी वाला सेठी ले लीजिए, और सिन्नी। अच्छा, ये नोट कर लेंगे। जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वाइड पुरस्कार से सिन्नी सेठी को, सुनील सेठी, सिन्नी सेठी को सम्मानित किया गया है। सिन्नी सेठी। तो मिस इंडिया वाइड पुरस्कार किसको दिया गया है, पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर है सिन्नी सेठी। सिन्नी सेठी को दिया गया है। ये भी नोट कर लें। भारतीय उद्योगपति जो पीरामल समूह के प्रमुख हैं, भारतीय उद्योगपति अजय पीरामल को कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। किया गया है। आगे है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसका अध्यक्ष बनाया गया है कल्याण चौबे। कल्याण चौबे को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कल्याण चौबे। ये भी नोट कर लें। अभी हम देखें, विजडन को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। विजडन एक पत्रिका है जिसे क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, और उसमें हमेशा खिलाड़ियों के नाम चयनित किए जाते हैं। अब उससे एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से भारतीय खिलाड़ी का नाम क्रिकेट की पत्रिका विजडन में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखें, अप्रैल 2022 में 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में 2 भारतीय क्रिकेटरों को भी शामिल किया गया। एक का नाम था रोहित शर्मा और दूसरे का नाम था जसप्रीत बुमराह। बुमराह समझ रहे ना, जो तेज गेंदबाज है। ये भी नोट कर लेंगे। विजडन पत्रिका ने विजडन पत्रिका ने, देखिए ये सब चीजें जानते रहिए, जैसे पत्र पत्रिकाएं हो गई, हवाई जहाज हो गया। हा? वो तो टेनिस है। देखिए विल्बंडन क्या होता है? टेनिस होता है। और वो किस पे खेला जाता है, हमने बताया था आपको, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रासलैंड पे खेला जाता है। घास पे खेला जाने वाला कौन सा टेनिस प्रतियोगिता होती है? तो विल्बंडन होती है। और ये विजडन पत्रिका है, पत्रिकाओं को जानते रहिए।
एक पत्रिका यूपी कमीशन में बार बार पूछा जाता है कि कल्याण पत्रिका कहाँ से निकलती है। एक है कल्याण पत्रिका, सही बताया आपने, गोरखपुर, गोरखपुर के गीता प्रेस से निकलती है। ये कई बार क्वेश्चन यूपी कमीशन में आता है कि कल्याण पत्रिका कहाँ से निकलती है, ये जानते रहिए। और विजटन पत्रिका क्रिकेट का बाइबल है, हमने पहले ही बताया। तो इसमें दो लोगों का नाम शामिल किया गया, 5 क्रिकेटरों में 2 भारतीय का नाम है, एक रोहित शर्मा और एक है जसप्रीत बुमराह। ये भी नोट कर लें। ये ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट की विजटन पत्रिका, क्रिकेट की विजटन पत्रिका में 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह है। 2 भारतीयों को शामिल किया गया है, 2 भारतीयों को शामिल किया गया है, भारतीयों को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। अब यहाँ पे देखें, कुछ चर्चित स्थान को देख लेते हैं, हिंट डालेंगे। चर्चित स्थान, विजडन, कल्याण पत्रिका गोरखपुर से निकलता है, गीता प्रेस, गीता प्रेस, ये सब आप मेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेंस में छोटे छोटे सवाल है ना, पूछे जाते हैं, इसलिए पत्र पत्रिकाओं के नाम, खेलों के नाम, पुरस्कारों के नाम, कौन सा है, ये पूछा जाता है। गीता प्रेस पर संकट था, आर्थिक संकट, वो एक तरह से बंद होने के कगार पे था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, लोगों ने वहाँ के पत्र पत्रिकाओं को खरीदना शुरू किया, जिसके कारण वो फिर क्या हो गया, जीवंत हो गया, नहीं तो उसकी बहुत हालत खराब हो गई थी। वही कल्याण पत्रिका वहीं से निकलती है। आगे देखते हैं, वर्ष 2023 के कुछ चर्चित स्थान, 2022-23 के कुछ चर्चित स्थान। अब इसमें देखिए, सबसे पहले है वायनाड, वायनाड जहां के सांसद कौन है, राहुल गांधी, केरला में स्थित है। और इस वायनाड को देखा जाए तो जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में योजनाएं शुरू की गई है, उन सभी योजनाओं को वहां पे लागू किया गया है, उसको शुरू किया गया है, उसको बढ़िया से लागू किया गया है। इसलिए इन पूरे योजनाओं में पूरे देश में प्रथम स्थान पे कौन सा है, वायनाड, केरल। ये भी नोट कर लेंगे स्टार बना के, वायनाड, हिंट डाल लेंगे वायनाड, और वायनाड के बारे में नोट कर लें। नीति आयोग ने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में केरल के वायनाड को देश में पहला स्थान दिया है। पहला स्थान दिया है, फर्स्ट रैंक इन इंडिया। यानी कि ये किसी भी शहर में देखा जाए तो पहला स्थान वायनाड को मिला है। और किसने दिया है, नीति आयोग ने। नीति आयोग का पूर्ण रूप पूछा जाता है, नीति आयोग का पूर्ण रूप पूछा जाता है, क्या होगा। पहले नीति आयोग योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, लेकिन अब ये क्या बन गया, नीति आयोग बन गया। और नीति आयोग का आप पूर्ण रूप जानते रहिए क्या होगा,
हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यही नीति आयोग पहले किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग के नाम से पुकारा जाता था। तो ये नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 से काम करना शुरू किया। यहाँ से 2-3 सवाल है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? और यहाँ पे देखें, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाता है, और नीति आयोग से एक सवाल और पूछा जाता है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्या चीज? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखिए, भारत के बहुत ऐसे विभाग हैं जिसका प्रमुख है कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है। कौन कौन से विभाग का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है आपको पता होना चाहिए। कौन कौन होता है? पहले नंबर पर कौन है? नीति आयोग। उसके बाद है एनडीसी। एनडीसी समझ रहे हैं? एनडीसी का गठन कब हुआ था पूछा जाता है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से इसके मेंबर होते हैं। इसके मेंबर होते हैं के संथानम, एक राजनीतिज्ञ हैं, इसी को सुपर कैबिनेट कहते हैं। इसको सुपर कैबिनेट कहते हैं, एनडीसी को। ये पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता था, लेकिन अब इसका महत्व बहुत कम हो गया, फिर भी इसके हैं। उसके बाद अगला है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड 1972। कब हुआ था? 1992। 1972 में हुआ था। उसके बाद तीसरा है, और वो है जो आपका परमाणु बम है। परमाणु बम है, परमाणु ऊर्जा। इस परमाणु बम का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। उसका अध्यक्ष कौन होता है? परमाणु बोर्ड का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। बटन किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। अमेरिका के परमाणु बम का बटन राष्ट्रपति के पास है, रसिया के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन भारत में परमाणु बम का बटन किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। उसका अध्यक्ष भी होता है। उसका अध्यक्ष होता है। तो ये नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो भी बैठा, ये जितने पद हैं, जो भी बैठा प्रधानमंत्री के पद पर वो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष बना डॉक्टर राजीव कुमार। इसके क्या बने? अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने राजीव कुमार। इस समय नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? हाँ, बेरी है। तो यहाँ पे देखें, सुमन बेरी। तो ये पूछा जाता है किसका उपाध्यक्ष, ये सब लिखाएंगे, अभी तो आपका है, लेकिन यहाँ पे बात आ गई तो हमने बता दिया। तो वाई नॉट। और नीति आयोग कब से काम कर रहा है इस पे हमने बातें किया था। 1 जनवरी 2015 से। पहले इसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, लेकिन अब नीति आयोग हो गया। अब यही नीति आयोग शहरों का रैंकिंग, उद्योगों का रैंकिंग, बेरोजगारी का रैंकिंग, उसके बाद आपका गरीबी का रैंकिंग, ये सब कुछ यही जारी करता है। आगे देखते हैं। मोडेरा, एक जगह है मोडेरा। मोडेरा, दूसरा स्थल नोट करेंगे, मोडेरा। अब देख, मोडेरा से कई एंगल से सवाल है। मोडेरा गुजरात के मेहसाना जिला में स्थित है, और मोडेरा में एक प्राचीन कालीन सूर्य मंदिर भी है। इसी मोडेरा में सूर्य मंदिर है। और दूसरा सवाल है कि इसी मोडेरा के आसपास से मोडा समुदाय के लोग रहते हैं।
मोड़ा समुदाय से बना है, मोड़ा, और उसी मोड़ा से बना है मोडेरा। और मोड़ा समुदाय से ही कौन आते हैं? नरेंद्र मोदी। मोड़ा समुदाय के लोग बहुत कम हैं, जो एक तेली समुदाय के ही ब्रांच माने जाते हैं। तो मोड़ा समुदाय से ही कौन आते हैं? नरेंद्र मोदी आते हैं। ये भी नोट कर ले। मोडेरा, मोडेरा गुजरात के मेहसाना जिला में स्थित है। मेहसाना जिला में स्थित है। मेहसाना, मेहसाना जिला में स्थित है। ये नोट कर ले। इसे 24 घंटा सौर ऊर्जा से 24 आवर, 24 घंटा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला गांव घोषित किया गया है। पहला गांव घोषित किया गया है। इस गांव में 1000 से अधिक सौर पैनल, इस गांव में 1000 से अधिक सौर पैनल या सोलर पैनल लगाए गए हैं। सोलर पैनल लगाए गए हैं। लगाए गए हैं। ये नोट कर लेंगे स्टार बना के। मोडेरा सूर्य मंदिर के लिए फेमस है, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तथा यह पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। तथा यह पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। पुष्पावती, पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पे देखें 2022 में यहाँ का जो सूर्य मंदिर है, इसको विश्व विरासत सूची के जो टेम्पोररी लिस्ट है उसमें यूनेस्को ने शामिल किया है। ये भी एक क्वेश्चन आएगा। मोडेरा का सूर्य मंदिर, ये में नोट कर लें। मोडेरा के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने, मोडेरा के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत, वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। सूची में शामिल किया है। अब यहाँ पे देखें सोलर पैनल की बात आ रही है, तो अब सोलर पैनल पे बढ़ाने पर सरकार बल दे रही है, क्योंकि ये ऊर्जा को बचाना चाहती है सरकार। क्योंकि दो तरह के देश में ऊर्जा है, एक है जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, एक को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एक है जिसे नवीकरणीय ऊर्जा, एक को अनवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा को ही और अनवीकरणीय ऊर्जा को ही कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी भी कहा जाता है। आप इंग्लिश में जो निबंध है उसमें एक निबंध यहाँ से तैयार करके जाएंगे, पुराना निबंध आप देखेंगे तो 2016 के जे में पूछा था, कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी पर ऐसे लिखें। इसमें अंग्रेजी में आपका ऐसे लिखना है। अब तो हिंदी भी हो गया, हिंदी के लिए आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो वो भी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे लिखना होता है। इन प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखें, जो ऊर्जा एक तरह से पुनः प्राप्त की जा सके, उन्हीं को रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। जैसे सोलर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
बायोमास ऊर्जा, फिर से आपका जो अब एक तरह से ज़मीन के अंदर पानी बॉयल हो रहा है, उससे भी ऊर्जा बनाने का काम किया जा रहा है, जिसे आप जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं आप, जिसे जियो थर्मल एनर्जी कह रहे हैं। तो इस तरह की ऊर्जा, ये सब क्या है, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, ये बार बार बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो आपका कोयला है, वो जल गया, वो नष्ट हो गया, वो समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल डीजल है, वो समाप्त हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? अननव्यकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। इसे एक तरह से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। ये बनाए नहीं जा सकते, पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए नष्ट हो रहे हैं, ऐसे एनर्जी समाप्त हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार अब बल दे रही है ताकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इनको बढ़ाया जा सके। एक देखें, वहीं पर दीव एक जगह है, केंद्र शासित प्रदेश है दीव, और दीव में जितने भी कार्यालय हैं, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपके ओपीजे में, तो जे वहाँ पे जो दीव है, उसके जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी स्मारक हैं, वो सब सोलर ऊर्जा से ही संचालित हो रहा है, वो पूरा। और एक गांव भी बन गया जो पूरा सोलर एनर्जी से संचालित हो रहा है। ये पूछा जा सकता है, दीव वाला पूछा जा चुका है, फिर भी उसको लिख ले, नोट कर लेंगे। दीव ऐसा, दीव, दीव समझ रहे ना? दमन दीव, दादर नगर हवेली, पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन सबको मर्ज कर दिया गया। किस में मर्ज किया गया? ये डेट याद रखे रहिए, आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। दीव, दीव देश का ऐसा जगह है जहां पर सभी कार्यालय से लेकर घरों के यंत्र सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं, सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं, सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। संचालित होते हैं। आगे है, और वो है वाराणसी, क्वेटो ऑफ इंडिया। भारत का क्वेटो किसे पुकारा जाने लगा? वाराणसी। लेकिन पहले तो वाराणसी मंदिरों का नगर, घाटों का नगर, राण साण का नगर, पंडों का नगर, किसे पुकारा जाता था? वाराणसी को पुकारा जाता, और वाराणसी को अब क्वेटो का रूप दिया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे वाराणसी को एक तरह से संघाई सहयोग संगठन ने उसे एक तरह से 2022-23 के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी के रूप में विकसित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे एक बड़ा सा क्रूज, गंगा विलास क्रूज चलाएगा, वो आपके लिए और हमारे लिए नहीं है। उसे इतना महंगा खर्च है कि वो खर्च किसके लिए रहेगा? वो विदेशियों के लिए रहेगा। अब वो पर्यटन राजधानी अगर संघाई सहयोग संगठन ने घोषित किया है तो उनके लिए रहेगा। वो आएंगे और करोड़ों रुपया फूंक के हिंदुस्तान से जाएंगे, तो उनके पैसा को खींचने के लिए भारत ने वो एक नई विधि लॉन्च किया कि आओ इसमें अब रहो। अब जैसे मान चलिए हम लोग कुशीनगर के रहने वाले, अब कुशीनगर के रहने वाले हैं, कुशीनगर में आप जाएंगे बड़े बड़े होटल मिलेंगे, अब उसमें आप चाहें कि जाके चाय पी लें, मुश्किल है। हाँ, जो राज्य का है पथिक निवास, उसमें तो चाय पी सकते हैं, लेकिन जो बड़ा होटल है उसमें जो विदेशी आएंगे, थाईलैंड वाले आएंगे, या उसमें कोरिया के आएंगे, या फिर चाइना के आएंगे, वही रहेंगे। आपको सोचो कि उसमें जाके आपका चाय मिल जाए, तो चाय न तो आप दे पाओगे, उनकी चाय की बुकिंग दिल्ली से ही होके आती है,
इतना कप चाय पीना है, इतना कप कॉफ़ी पीना है, अब वहाँ पे कर ही नहीं पाओगे। और गए, एक बार इच्छा हुई 2-4 लोगों को, तो 500 रुपये का एक कॉफ़ी भी दिया। अब या तो भैया 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो इस समय तो और महंगा हुआ होगा। तो गंगा विलास में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्यटन के लिए ही मुख्य रूप से खोला गया है। ये भी नोट कर लें। 15 जुलाई 2022 को 15 जुलाई 2022 को संघाई सहयोग संगठन द्वारा 15 जुलाई 2022 को संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत के वाराणसी शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन ने या द्वारा वाराणसी शहर को वर्ष 2022-23 के लिए सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है। घोषित किया है। अब यहाँ पे देखिए, कोझीकोड का नाम हमने लिया था। कब लिया था, याद है? हाँ, HDFC बैंक ने अपनी पहली महिला शाखा कहाँ पे स्थापित किया है? कोझीकोड, केरल में। आगे नोट कर लें। हाँ, संघाई महोत्सव नहीं है, संघाई एक सहयोग संगठन देश है, SCO। उसे क्या कहते हैं? आप महोत्सव समझ गए क्या? नहीं, उसको थोड़ा सा सुधार लीजिए महोत्सव को। यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन, ये हमने कहा था। संघाई सहयोग संगठन देशों का एक समूह है, जिसमें बीजिंग में है। अब इसमें क्या है, आपके भारत, म्यांमार, उसके बाद आपका चाइना, ये तमाम देशों को मिला के एक संगठन बना है, जिसमें वो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और उसी ने कहा है कि वाराणसी एक पर्यटन की राजधानी होगी। तो उसके फायदा क्या होगा? वाराणसी आने वालों में चाइना के आएंगे, कोरिया के आएंगे, फिर आपके इंडोनेशिया से आएंगे, श्रीलंका से आएंगे, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ से आएंगे घूमने के लिए लोग आएंगे। तो वो क्या होगा, कनेक्शन होगा पूरे उन देशों से। यहाँ पे सरकार भी उनके लिए कुछ काम करेगी, या तो वीज़ा में रियायत देगी, या फिर वो कहेगी कि आप आइए, आपको वीज़ा यहाँ पे देते हैं। वहाँ से वो लोग आएंगे और उनको वीज़ा कहाँ पे दी जाएगी? दिल्ली में दी जाएगी। जैसे भारत में बहुत ऐसे देश हैं जिनके साथ वीज़ा संबंधी जो सुविधा है वो पर्यटन वीज़ा है। आप पर्यटन के नाम पे वीज़ा लेने जाएंगे तो आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ से पर्यटन के नाम पे सऊदी अरब का वीज़ा लेंगे तो आप तुरंत मिल जाएगा आपको। नौकरी के नाम पे लेंगे तो कष्ट, थोड़ा सा दिन लगेंगे, लेकिन पर्यटन के नाम पे मिल जाएंगे। अगर आपको पर्यटन के नाम पे वीज़ा लेना है, अगर आप यहाँ से उड़ के चले गए ब्राज़ील में, तो 24 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट के नाम पे जाएंगे तब भी मिल जाएगा, वो वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ से थाईलैंड जाएंगे, वो तुरंत बैंकॉक जाएंगे, वहाँ पे आपको वीज़ा सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि इन देशों ने सहयोग समझौते के तहत इस तरह के रूल बना रखे हैं। आगे नोट कर लें। सिमलीपाल कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। ये नोट कर लें, सिमलीपाल, यह उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर काले रंग के बाघ देखे गए हैं। पहले तो सफेद रंग के बाघ यहाँ पे देखे जाते थे, अब काले रंग के भी बाघ देखे गए हैं। बहुत दुर्लभ बाघ, काले रंग के बाघ देखे गए हैं, जिसे
मेलेनेस्टिक टाइगर कहा गया है, जिन्हें मेलेनेस्टिक टाइगर कहा गया है। मेलेनेस्टिक टाइगर कहा गया है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जानते रहिए, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और गुलाब दिवस? हंसिए मत, क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दे क्या? चलिए, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 23 मई, 29 जून। क्या होगा? 29 जून होगा। क्या है? भूल के भी 12 फरवरी लगाए, इसमें पूछ दिया एक बार। अब बहुत लोग सोचे कि वही 14 दिन का जो वीक चलता है उसी वीक वाला है। अब उसी चक्कर में बहुत लोगों का 1.33 नंबर कट गया। कुछ जो पर्यावरण से रिलेटेड डेट है उनको जानते रहिए। और गौरैया दिवस हमने बताया था 20 मार्च। आगे नोट कर लें, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। आगे नोट कर ले, दीमा हसाओ ये असम का प्लेस है जहां पे पाषाण काल के उपकरणों की खोज की गई है। अब यही उठा के रख देगा कि दीमा हसाओ अभी हाल ही में पाषाणकालीन स्थल की खोज की गई है और किस स्टेट में है? दीमा हसाओ, दीमा हसाओ ये असम में है। और यहाँ पे पेलियोलिथिक एज के तमाम पत्थर के बने उपकरणों की खोज की गई है। ये नोट कर ले, दीमा हसाओ यह है असम में स्थित पाषाणकालीन स्थल है। असम में स्थित पाषाणकालीन स्थल है जहां से पाषाणकालीन स्थल है जहां से पत्थर के उपकरण इत्यादि प्राप्त हुए हैं। पत्थर इत्यादि के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अगला है और वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का नाम आपने सुना हो। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है और ये इंडो वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये साइट है, स्थल है। और ये भारत का सबसे लार्जेस्ट साइट है, सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। ये नोट कर लेंगे, राखी गढ़ी यह है हरियाणा में स्थित सिंधो कालीन स्थल है। सिंधोवे कालीन स्थल है जहां के खुदाई से 5000 वर्ष पुरानी 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं चर्चित व्यक्ति, चर्चित पर्सनालिटी।
फिर डालेंगे चर्चित व्यक्ति, चर्चित पर्सनालिटी। अब इसमें देखिए चर्चित पर्सनालिटी में हमने एक नाम दिया था, देव जोशी। देव जोशी का नाम लिया था ना, काहे के लिए लिया था? यानी कि वह चंद्रमा पे जाने वाले नागरिक होंगे और उन्हें 8 लोगों के साथ शामिल किया गया है। देव जोशी एक तरह से क्या है, भारतीय अभिनेता है। आगे नोट कर ले, राजेंद्र सिंह पवार। तो देव जोशी को लिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने लिखा दिया है। आगे देखते हैं राजेंद्र सिंह पवार। राजेंद्र सिंह पवार को फिक्की जानते हैं हम लोग? फिक्की एक संगठन है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसी को फिक्की कहा जाता है। ये नोट कर ले, राजेंद्र सिंह पवार को फिक्की ने 2022 के, इसे इंपॉर्टेंट करेंगे, 2022 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, सम्मानित किया है। आगे नोट कर ले, सम्मानित किया है। राजेंद्र सिंह पवार उच्च शिक्षण संस्थान नीट के संस्थापक हैं। उच्च शिक्षण संस्थान नीट के संस्थापक हैं। नीट के संस्थापक हैं। अब यहां पे देखिए, जनवरी 2023 में भारत में मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को? यहाँ पे देखिए, जब भी आपको करंट पढ़ के जाना होगा तो 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों के जो मुख्य अतिथि हैं उनको जानते रहिए। तो किन्हें बनाया गया था? मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति को बनाया गया था। ये नोट कर ले, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह को इजिप्ट के राष्ट्रपति, मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह को, अब्देल फतेह सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी को पूरा नाम है उनका, इन अब्देल फतेह भी याद रहेगा तब भी आप टिक लगा लेंगे। अब्देल फतेह को मुख्य अतिथि बनाया गया, मुख्य अतिथि बनाया गया। पहली बार मिस्र गणराज्य के मुख्य अतिथि बनाया गया। पहली बार मिस्र गणराज्य के किसी व्यक्ति को इस पद पे बैठाया गया या इस मुख्य अतिथि के लिए चुना गया, ये नोट कर लें। पवित्रा प्रभाकर, पवित्रा प्रभाकर, ये पवित्रा प्रभाकर कौन है?
ये भी नोट कर लें। पवित्रा प्रभाकर, ये अमेरिका में कंसास यूनिवर्सिटी में, हाँ कंसास विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं। कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं, जिन्हें अमेजन रिसर्च अवार्ड से, सम्मानित किया गया है। अमेजन रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे नोट कर ले। इन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन में निदेशक बनाया गया है। इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान, अमेरिका में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन में डायरेक्टर बनाया गया है। आगे नोट कर लें। अब यहाँ पे देखिए, वेंकी राम कृष्णन का नाम सुने होंगे आप। वेंकी राम कृष्णन भारतीय मूल के हैं, जिन्हें 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार का अवार्ड दिया गया था। उन्हें एक तरह से ब्रिटेन से भी सम्मानित किया गया है। वहाँ के महारानी ने उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। ये भी नोट कर लें। वेंकी राम कृष्णन भारतीय मूल के रसायन वैज्ञानिक हैं। जिन्हें 2009 में रसायन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें हाल ही में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ मेरिट, से सम्मानित किया गया है। आगे है, और वो है साकेत डालमिया। अब डालमिया में उनके छोटे छोटे अब बच्चे आने लगे, या फिर जैसे आपने देखा अंबानी, तो अंबानी में अब आकाश अंबानी आ गए, तो डालमिया परिवार में अब साकेत डालमिया आ गए। अब साकेत डालमिया को किसका अध्यक्ष चुना गया है, ये पूछा जा सकता है। ये भी नोट कर लें। साकेत डालमिया को पीजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का निदेशक बनाया गया है।
पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पीजी, अब उनके कंपनी का नाम है, निदेशक बनाया गया है। तथा इन्हें व्यापार जगत के, उद्योग एवं व्यापार जगत के संगठन, उद्योग एवं व्यापार जगत के संगठन PHDCCI का अध्यक्ष चुना गया है। तो भारत के जितने भी उद्योग हैं वो सभी उद्योग और व्यापारों का एक संगठन है, उसी का इन्हें अध्यक्ष चुना गया है, जिसका नाम है PHDCCI। PHDCCI का इन्हें एक तरह से अध्यक्ष चुना गया है, साकेत डालमिया। अब यहाँ पे देखें, बाकी बातें हम लोग करते हैं कल हम आ जाएंगे 12:30 बजे तक। तो आपका